हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईटी की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग है। लव जिहाद के ऊपर लिखा हुआ है पॉलिसिंग फेथ। इसको हम आज करने वाले हैं डिस्कस। खूबसूरत लिखा हुआ, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब इस क्विज़ को आप सॉल्व करेंगे। तो एक क्विज़ आपके सामने है। सभी वो कॉन्सेप्ट जो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे ना आज, ग्रामर के, वोकैब के, कॉम्प्रिहेंशन के सभी कॉन्सेप्ट्स इस क्विज़ पे अप्लाई होंगे। मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा इस क्विज़ को आप पहले एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इस क्विज़ को मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगा। तो इससे होगा क्या, जो आप सीखोगे आप साथ ही साथ असेस कर पाओगे आपने कितना सीखा। शुरू करेंगे क्लास को, फोकस से देखना। चलो और कुछ नया सीखते हैं। कह रहे पॉलिशिंग फेथ, फेथ को, अपने यकीन को पॉलिश करना। अब ये पॉलिश करना क्या होता है, ध्यान से समझना। आपने पॉलिसी नाम का वर्ड सुना है ना, नीति, पॉलिसी, रूल्स। अभी जो इंसान पॉलिसी को एनफोर्स करे, जो नीतियों को लगाए, वही होता है पुलिस। पुलिस कौन होती है? जिसने कानून को इन्फोर्स करना है, पॉलिसी को इन्फोर्स करना है। पुलिस एक नाउन है और पुलिस एक वर्ब भी है। अगर आप किसी चीज को इन्फोर्स कर रहे हैं, किसी पॉलिसी को, दैट एक्शन इज कॉल्ड पॉलिसिंग। समझ गए ना? आप इसको समझना चाहो तो और अच्छे से समझ सकते हो इस सेंटेंस के जरिए। द पुलिस यूज टू मेथड्स ऑफ पॉलिसिंग, वन फॉर डिसेंट पीपल एंड द अदर फॉर ट्रबल मेकर्स। जो पुलिस है ना, जो पुलिस वाले हैं, वो यूज करते हैं दो तरीकों को पॉलिसिंग करने के। अब यहाँ पे ये पॉलिसिंग एक वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। इसका मतलब है नियमों को लागू करना, चीजों को एनफोर्स करना। तो पुलिस वाले पॉलिसी को लागू करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं। पहला होता है जो भोले भाले लोगों के लिए, डिसेंट पीपल के लिए, और दूसरा होता है बदमाश लोगों के लिए, ट्रबल मेकर्स के लिए। तो दोनों तरह के लोगों से वो अलग अलग तरीके से डील करते हैं। समझ गए ना? तो एक नाउन भी है पुलिस और एक वर्ब भी है पुलिस। आगे क्या करे? कह रहे एंटी कन्वर्जन लॉस दैट बार इंटरमैरिजेस विल लीड टू पैथ ऑफ द सोशल रिग्रेशन। कह रहा एंटी कन्वर्जन जो लॉज है ना, ऐसे लॉज जो कि आपको धर्म परिवर्तन करने से रोकते हैं, है ना, एंटी कन्वर्जन लॉज है। जो कि बार करते हैं इंटर मैरिजेस को, जो कि एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करने को बार करते हैं ना, उसको बैन करते हैं। कह रहा ऐसे जो लॉज है ना, ये लीड करेंगे हमें, ये ले जाएंगे उस रास्ते तक जो है सोशल रिग्रेशन का, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का। तो हम अभी आगे बढ़ते 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 21वीं सदी में पहुंचे हैं और 21वीं सदी में ऐसा लॉ बना बैठेंगे जो शायद 16वीं सदी के अंदर चलता था, है ना। तो सोशली हम रिग्रेसिव हो रहे हैं, समाज को पिछड़ेपन की तरफ धकेल रहे हैं। अब आ जाओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीजों को। रिग्रेशन, मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको सीधे भी बता सकता हूं, आप 5 मिनट बाद भूल जाओगे, है ना, पर ऐसा काम अपने को नहीं करना। रिग्रेशन को आप लॉजिकली समझो। आपने प्रोग्रेस वर्ड सुना है ना, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, आगे तरक्की करना, है ना, तरक्की बोलते हैं प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस से वर्ड बना है प्रोग्रेशन, तरक्की करने का काम प्रोग्रेशन कहलाता है ना। अब प्रोग्रेस का बिल्कुल उल्टा होता है रिग्रेस, और रिग्रेस से बनता है रिग्रेशन। किसी चीज का नीचे आना, तरक्की करने की बजाय पीछे आना, पिछड़ेपन की तरफ बढ़ना, वो कहलाता है रिग्रेशन। अब समझे ना, प्रोग्रेशन से रिग्रेशन वर्ड को रिलेट कर लो, दोनों ही वर्ड आपको याद भी रहेंगे, कभी आप इनको भूलोगे नहीं। अब रिग्रेशन के अच्छे वाले सिनोनिम बताता हूँ। बैक स्लाइडिंग, पीछे की तरफ स्लाइड करना, पीछे की तरफ फिसलना, है ना। रेट्रोग्रेडेशन, आपका ग्रेड, आपका दर्जा रेट्रो हो रहा है, पास्ट वाला हो रहा है। सन 2020 में आप रेट्रो 1970 का लॉ जो है ना लागू कर रहे हो, तो आप अपने ग्रेड को रेट्रो कर रहे हो। समझ गए ना, एक दर्जा पीछे आ रहे हो, पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वो पकड़े बिना सेंटेंस आपको बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था आपका लॉस, उसकी वर्ब थी विल लीड। दूसरा सब्जेक्ट था दैट, उसकी वर्ब थी बार। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सेंटेंस आपका गुलाम। आगे बढ़ेंगे एक समरी के साथ। मैं आपको समरी दे देता हूँ, आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, यूपी में एक नया लॉ बना है, जिससे अगर आप किसी दूसरे रिलीजन के लड़के या लड़की से शादी करें, अपनी मर्जी से भी करें, उसके बावजूद आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, है ना। इन अदर वर्ड्स, आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अपना रिलीजन आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो अब बहुत आसानी से किसी लड़के या लड़की से शादी करने के लिए। इस लॉ के आने से होगा क्या,
हमारा एडिटोरियल कह रहा है यही सब चीज़ें तो हम छोड़ करके 21वीं सदी में आए थे कि जाति और रिलीजन के आधार पे जो पहले कबीलों के टाइम हुआ करता था वो आज की डेट में ना हो, है ना। सब लोग अपनी आज़ादी से जिसके साथ रहना है, जिसके साथ शादी करनी है, वो सब कर सकें। कह रहा है वही सारे काम पे आप पानी फेर के ऐसा लॉ बना रहे हो, भारत को पिछड़ेपन की तरफ ले जा रहे हो। तो बस यही इसकी आज की समरी है। मत बनाओ ऐसे उल्टे सीधे कानून जिससे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जो है ना किरकिरी हो। हमारा एडिटोरियल साथ ही साथ इस लॉ की इसके बारे में बता रहा है कि इसको कोर्ट्स के अंदर भी इजाज़त नहीं मिलेगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको नकार देने वाली ही है ना। समरी को आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आज की टोन है कंसर्न्ड, बहुत ही चिंतित है, परेशान है ना। ये लॉ आ गया तो उसके बाद में हमारा क्या होगा शुरू करेंगे। बट उससे पहले जो लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो लोग अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये सब कुछ पढ़ने में, गलती आपकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी है, आप मैथ्स जानते हो, गुना भाग करना जानते हो, लेकिन इंग्लिश में वो लॉजिक आपसे नहीं लगता है। इंग्लिश को लॉजिक से पढ़ना आपको आना चाहिए। उसके लिए आप करेंगे क्या, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे जो कि चैनल के होम पेज पर रखी है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 2 वीक में 28 से 30 वीडियोस को पूरा करें। इंग्लिश में लॉजिक लगाना आप सीखेंगे, कैसे हर रूल को, कैसे हर स्ट्रक्चर को पकड़ा जाए। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट हैं, बैंक्स, एसएससी और यूपीएससी के लिए। अगर आप उसी लॉजिक के साथ और अच्छे मार्क्स को बूस्ट करना चाहें, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, इन सबको सीखना चाहें तो आप मेंबर बन के इन प्लेलिस्ट को चला सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना है, अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन देके ज्वाइन बटन पे प्रेस करना है ना। ज्वाइन बटन पे प्रेस करते ही आपको एक वीडियो प्ले होगी और बताया जाएगा मेंबरशिप आपको कैसे लेनी है। शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को आज के। करे द प्रपोज्ड उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस seeking to prohibit unlawful religious conversions represents a regressive march towards unacceptable medievalism and a reprehensible zeal to police the private lives and beliefs of citizens। कह रहा जो प्रपोज किया हुआ, सबके सामने रखा हुआ उत्तर प्रदेश का अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा कानून जो कि 6 महीने में आपको पास करवाना है अपने विधानसभा में। कह रहे ये जो उत्तर प्रदेश का अस्थायी कानून है ना, ऑर्डिनेंस है, जो कि सीख करता है प्रोहिबिट करना, रोकना, और किसको, अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन को, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को। कह रहे ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये करता है रिप्रेजेंट, ये हमें दिखाता है एक रेग्रेसिव मार्च को, एक पिछड़ेपन की मार्च को। मार्च का मतलब होता है मोर्चा, है ना, एक पिछड़ेपन के मोर्चे को। और ये पिछड़ेपन का मोर्चा किसकी तरफ है, ये है टुवर्ड्स ऐसे मेडिवलिज्म की तरफ, ऐसे मिडिल एज टाइम की तरफ जब आदमी गुफाओं में रहता था, अनएक्सेप्टेबल है जो बिल्कुल, है ना। और एक रेप्रेंसिबल झील को दिखाता है, एक ऐसे उत्साह को दिखाता है जो बहुत गलत है। और वो काहे का है, पुलिस करने का है, नीति बनाने का है, हमारी प्राइवेट लाइफ्स पे, हमारी निजी जिंदगियों पे, और सिटीजन्स के बिलीफ पे, हमारे धर्म पे, हमारे विश्वास पे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारी भारी वर्ड्स आए हैं। कह रहे जो प्रपोज नया ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस समझ गए ना, जो लॉ जो अभी थोड़े टाइम के बाद इसको पास करवाना पड़ेगा। कह रहे जो प्रपोज नया लॉ है ना, जो कोशिश कर रहा है कि रोक दे गैर कानूनी धर्मांतरण को, रिलीजियस कन्वर्जन को। कह रहा है ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमें रिप्रेजेंट करता है 2 चीज़ों को। पहली चीज़ है एक पीछे की तरफ मार्च, एक रिग्रेसिव मोर्चा जो कि है गुफा मानव के वक्त की तरफ, है ना, अनएक्सेप्टेबल मेडिवलिज्म की तरफ, ऐसा मेडिवलिज्म जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता 21वीं सदी में। और दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे रेप्रेंसिबल झील को, एक ऐसे गलत उत्साह को जो है नीति बनाने का, जबरन सबको बताने का, पॉलिश करने का, और किसको, हमारी निजी जिंदगियों को और हमारे बिलीव्स को। तो सरकार हमें बताएगी हमें किससे शादी करनी है, सरकार हमें बताएगी कौन से रिलीजन को हमें फॉलो करना है, ये सरकार बताएगी अपने इस ऑर्डिनेंस के जरिए। समझ गए? देखने वाले वर्ड्स देख लेना। ऑर्डिनेंस की वर्ब है रिप्रेजेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मेडिवलिज्म का मतलब है जो चीज़ मिडिल एज से बिलोंग करती हो, है ना। वो पाषाण युग और जो स्टोन एज थी ना, वो सारी की सारी, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, वो होती है मेडिवलिज्म। अच्छा, रिग्रेसिव आपने देख लिया, पिछड़ेपन वाला। रेप्रिहेंसिबल हर वो चीज़ है जो ऑब्जेक्शनेबल है, डिस्ग्रेसफुल है या बैड है ना, शर्मनाक बोलते हैं इसको हिंदी में, रिप्रिहेंसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट क्लियर्ड फॉर प्रोमगेशन बाय द गवर्नर, इट डज नॉट यूज द इस्लामोफोबिक टर्म दैट वोटरीज ऑफ हिंदुत्व have been bandying about to denote certain interfaith marriages, but it is clearly targeted at the idea।
सेंटेंस लंबे हैं पर सिंपल है ना, थोड़े से वर्ड्स बड़े हैं। कह रहे क्लियर हो जाने के बाद, क्लियर्ड फॉर प्रोमोगेशन, क्लियर होने के बाद प्रोमोगेशन के लिए, प्रोमोगेशन का मतलब होता है ऐलान। तो कह रहा है ऐलान की इजाज़त मिलने के बाद, और किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर ने बोल दिया भाई इसको ऐलान कर दो, तुम इसको डिक्लेयर कर दो, मैं इसको लॉ को जो है मान लेता हूँ। तो कह रहा है ऐसा हो जाने के बाद, गवर्नर की जो है सहमति मिलने के बाद, अब ये यूज नहीं करता है, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है उस गलत टर्म को, इस्लामोफोबिक टर्म को, ऐसी चीज को जो इस्लामोफोबिया दिखाए है ना, इस्लाम के लिए हेट दिखाए। कह रहे वो टर्म जो कि वोटरीज जो है ना, जो कि मानने वाले हैं हिंदुत्व में, वो अक्सर बतियाते रहते हैं, बैंडी अबाउट करते हैं। बैंडी अबाउट करना मतलब लाइट वे के अंदर किसी चीज के बारे में बात करते रहना। जो टर्म को हिंदुत्व के वोटरीज मानने वाले अक्सर बतियाते हैं, बैंडी अबाउट करते हैं, और क्यों, डिनोट करने के लिए खास तरह की इंटरफेथ मैरिजेस को, बताने के लिए खास तरह की एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में मैरिज को। कह रहे लेकिन ये वास्तव में क्लियरली टारगेटेड इसी आइडिया के ऊपर है। समझ गए ना। तो कह रहे प्रोमोगेट हो गया, गवर्नर ने बोल दिया इसको ऐलान कर दो। ये लव जिहाद नाम की टर्म का इस्तेमाल नहीं करता है, वो टर्म जिसको हिंदुत्व के लोग अक्सर जो है बार बार उसका यूज करते हैं अपनी भाषा में, लव जिहाद का। लेकिन ये साफ साफ इसी आइडिया को टारगेट करता है कि लव जिहाद को हम नहीं होने देंगे। समझ गए ना सेंटेंस को। अब इसमें देखने वाली चीजें देखते हैं। प्रोमोगेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, किसी चीज का ऐलान कहलाता है प्रोमोगेशन। बहुत अच्छा वर्ड है ये, प्रोमोगेशन मतलब ऐलान। इस्लामोफोबिक मतलब ऐसी चीज जो इस्लाम के लिए फोबिया रखे। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो इस्लाम से जुड़ी हुई है ना, और आप उससे डरते हैं, तो देन यू बिकम ए इस्लामोफोबिक। ये आप किसी भी रिलीजन के लिए यूज कर सकते हैं। आप हिंदू फोबिक भी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी फोबिक भी हो सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट टर्म्स उनके लिए क्या है मुझे नहीं पता, पर फोबिया किसी भी रिलीजन के लिए आपके मन में हो सकता है। बैंडी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चिट चैट करना, है ना, मेंशन करना किसी चीज को बार बार। जैसे आजकल लव जिहाद टीवी में बार बार आ रहा है, तो टीवी वाले बैंडी अबाउट कर रहे हैं लव जिहाद को। मैंने एक सेंटेंस इसको समझाया, आप इससे अच्छा ही समझेंगे। द स्टोरीज बीइंग बैंडिड अबाउट आर कंप्लीटली फॉल्स। वो स्टोरीज जिनको सब डिस्कस कर रहे हैं, वो स्टोरीज जो फ्रीक्वेंटली सबके मुंह पे है, बैंडी अबाउट हो रही हैं, वो कंप्लीटली फॉल्स है ना। तो जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, वो गॉसिप है, बिल्कुल झूठी है, बैंडी अबाउट हो रही है, बिल्कुल गलत है। समझ गए ना। चलो, इसको आप अपने कॉलेज स्कूल से भी जोड़ के रख सकते हैं। आपको कोई बात पता लगी, ऐसा है, आपने आगे से आगे बताया, तो वो बात बैंडी अबाउट होने लगती है, सबकी जुबान पे आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस है, कह रहा इट एस्यूज द फ्रेज फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट सेवरल अदर एंटी कन्वर्जन लॉज इन अदर स्टेट्स हैव एम्प्लॉयड टू टाइटल देयर लॉज। कह रहा है ये एस्यू करता है, इसका मतलब क्या होता है, अबेंडन करना, किसी चीज से बचना, किसी चीज को त्याग देना। तो कह रहे ये बिल्कुल तरीके से बचता है, एस्यू करता है इस फ्रेज को जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, हमारे धर्म की आज़ादी। इस फ्रेज को कहीं भी इस लॉ के अंदर जगह नहीं मिली है, और ये वो फ्रेज है जिसको बहुत सारे दूसरे एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं दूसरी स्टेट्स में, उन्होंने एम्प्लॉय किया है अपने लॉज को टाइटल करने के लिए। तो बाकी स्टेट्स में जब जब ऐसा लॉ आया है ना, उस लॉ का टाइटल ऐसा होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन यूपी के लॉ का ऐसा टाइटल नहीं है। इस फ्रेज को ये टाइटल एस्यू करता है, इसको अवॉइड करता है। समझ गए। एस्यू नया वर्ड है, बहुत कम बार आता है एडिटोरियल्स में, शायद साल में 2 या 3 बार इस वर्ड को हम देखते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज से बचना या अवॉइड करना, है ना, अच्छा वर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा हाउएवर apparently inspired by similar legislation in Himachal Pradesh and Uttarakhand, it has sought to include alluring into marriage as an additional ground for declaring an instance of religious conversion as illegal. इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है ना। कह रहा हालांकि however खुले तौर पे apparently inspired by होकर के, है ना, अपरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, इंस्पायर्ड बाय मतलब प्रभावित, है ना, किसी चीज से प्रेरित हो। तो कह रहा है हालांकि जाहिर तौर पे प्रेरित होने पर, प्रेरित होने के बाद, इंस्पायर्ड होने के बाद, ऐसे ही दूसरे लेजिस्लेशन से जो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में है ना, तो इन्हीं दोनों से प्रभावित है, इन्हीं दोनों के नक्शे कदम पे है। तो कह रहा है ऐसा होने के बावजूद इसने सॉर्ट किया है, इसने कोशिश की है कि इंक्लूड करे, एल्यूर करने को मैरिज के अंदर, शादी के अंदर झांसा देने को, है ना, किसी को आप अट्रैक्ट करके उससे शादी कर लें, उसको जो है धोखे में लेकर के। तो कह रहे इसने कोशिश की है कि इंक्लूड करे इस धोखेधड़ी वाली शादी को, और कैसे, एक एडिशनल ग्राउंड के तौर पे,
एक अतिरिक्त आधार के तौर पे, है ना, एडिशनल ग्राउंड के तौर पे। और क्यों? ताकि डिक्लेयर कर पाए ऐसे एक इंस्टेंस को, एग्जाम्पल को, जो हो रिलीजियस कन्वर्जन का, जो हो धर्मांतरण का, रिलीजियस जो है आपके धर्म परिवर्तन का। और कैसे करेगा उसको डिक्लेयर? इलीगल जो है, गैर कानूनी के तौर पे। समझ गए ना? इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं एक साथ लूंगा पूरा। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स, कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड डिसीट। कह रहा है साथ ही साथ इस्तेमाल के, फोर्स के, कोवर्जन के और बिना बात के इन्फ्लुएंस के और धोखे के, डिसीट के। कोवर्जन का मतलब होता है प्रेशर, किसी को दबाव में लाना और कोई काम करवाना। फोर्स और कोवर्जन सिनोनिम है। अब आ जाओ पूरे सेंटेंस को एक साथ समझाता हूं, है ना, फिर इसका हिडन मीनिंग आपको बताऊंगा। कह रहा है हालांकि ये इंस्पायर्ड है एचपी और उत्तराखंड के लॉज से, जो उन्होंने किया था वही काम इस लॉ में हो रहा है। फिर भी इसमें कोशिश किया हुई है कि शादी के झांसे को एक एडिशनल आधार बना लिया जाए अगर किसी की शादी को आपको जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन हुआ उसको इलीगल डिक्लेयर करना है ना। आपको लगा ये लड़की ने इस लड़के से शादी की है, लड़की ने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया है, तो आप इस लॉ का फायदा उठाओ और इनकी शादी को इलीगल करार कर दो और लड़की को वापस उसका रिलीजन जो है पुराना वाला उसको जबरदस्ती दे दो। समझ गए ना? तो इसने ये कोशिश की है कि शादी के अट्रैक्शन को एक अलग आधार बनाया जाए। समझ गए? अब साथ ही साथ किस चीज के भाई? साथ ही साथ इस्तेमाल के, फोर्स के, तनाव के, प्रेशर के और बिना बात के इन्फ्लुएंस के, अनड्यू इन्फ्लुएंस के और धोखे के, डिसीट के। तो अगर आपने किसी को भी धोखा दे के शादी की, आपने किसी को दबाव में भी लेके शादी की, फोर्स लगा के भी शादी की, प्रभाव करके भी शादी की, तो आपकी शादी को इलीगल ठहराया जा सकता है अगर सामने वाला या सामने वाली ने अपना धर्म चेंज किया है आपसे शादी करने के लिए। समझ गए ना? थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बने हुए हैं क्योंकि लंबे हैं, बाकी बहुत सिंपल है। अब मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ, देखने वाले क्या हैं। अल्यूर करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को वर्गलाना, है ना, सही वर्ड होता है इसके लिए वर्गलाना। इसके लिए सही सिनोनिम है एंटाइसमेंट। एंटाइसमेंट को आप क्राइम न्यूज़ में बहुत पढ़ोगे, जैसे वो 2 बच्चों की माँ किसी के पड़ोसी के साथ भाग गई, है ना, तो वहाँ पे इसको एंटाइस नाम के वर्ड को लिखोगे। द मदर ऑफ 2 वॉज एंटाइस्ड बाय द नेबर, है ना, 2 बच्चों की माँ को बरगला करके ले गया पड़ोसी। तो ऐसे एंटाइस नाम का वर्ड आप जो है देखोगे न्यूज़पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। कोवर्जन मतलब प्रेशर, डिसीट का मतलब होता है धोखा, है ना, ट्रिकरी, डिसेप्शन या फ्रॉड। कर द यूपी प्रपोजल envisages prison terms from 1 to 5 years in general, 3 to 5 years for conversions involving women and SC/ST members, and adds a possible 3 to 10 years jail term for mass conversion। कह रहा है यूपी वाला जो प्रपोजल है ना, हरियाणा और उत्तराखंड वाला नहीं, यूपी वाला, ये एनविजेस करता है, ये इमेजिन करता है, ये परिकल्पना करता है प्रिजन टर्म्स की, है ना। इसने पूरा इंतजाम बंदोबस्त कर रखा है जेल के अंदर हवालात का, है ना। और किसके लिए? 1 से 5 साल के लिए। और कैसे? इन जनरल। तो 1 से 5 साल तो सजा आपको हो ही जाएगी अगर इस लॉ में आप फंस गए तो। अच्छा, 3 से 5 हो जाएगी अगर कन्वर्जन हुआ किसी औरत का या SC/ST मेंबर का। और हो सकता है आपको पॉसिबली 3 से 10 साल की हो अगर आप बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन करवाएं, 1 से ज़्यादा लोगों का मास कन्वर्जन करवाएं। तो यूपी का लॉ इसलिए खास है, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिक्ट इसके अंदर प्रिजन टर्म्स हैं। समझ गए? एनविजेस करना मतलब परिकल्पना करना, इमेजिन करना। अगर कोई लॉ किसी चीज़ को एनविजेस कर रहा है तो वो लॉ उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। समझ गए ना? जैसे मैं आपको लिख करके बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप इन वर्ड्स को ना समझ पाओ, ना कि इनका लिटरेरी मीनिंग समझो बल्कि इनका प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। मैं मान लो यूँ बोल दूँ, द UAPA Act envisages prison term for indefinite period of time। जो UAPA सरकार का एक नया लॉ है, UAPA, है ना, ये जो एक्ट है ना, ये एनविशेस करता है, ये परिकल्पना करता है प्रिजन टर्म की। और कैसे पीरियड के लिए? इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सरकार आपको इन्फिनिटिक टाइम के लिए जेल में रख सकती है इस एक्ट के अंदर, है ना। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी कोर्ट में आप नहीं जाओगे, आपको चुपचाप पूरी जिंदगी आपको जेल में डाल के रख सकती है इस एक्ट के अंदर। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है ना, UAPA एक्ट। समझ गए ना? तो एनविजेस का मतलब क्या है? इसने बंदोबस्त कर दिया है, परिकल्पना कर दी है, अब चाहे सरकार जिसको चाहे पकड़ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर इज ऑल्सो, ये हो गया ना, कह रहा देयर इज ऑल्सो अ प्रायर डिक्लेरेशन प्रोविजन ऑन एन इंटेंडेड कन्वर्जन। कह रहे साथ ही साथ वहां पे है एक प्रायर डिक्लेरेशन का प्रोविजन।
आप पहले से डिक्लेयर करोगे ऐसा प्रोविजन आ गया है, ऐसा रूल आ गया है, और किसका, एक इंटेंडेड कन्वर्जन का। अगर आपको किसी अदर रिलीजन के लड़के या लड़की की शादी करनी है तो आपको पहले जज साहब के पास जाना होगा 2 महीने पहले, शादी करने से 2 महीने पहले, और उनसे इजाज़त लेनी होगी। फिर जज साहब बोलेंगे आप कर लो, तब 2 महीने बाद आपकी शादी होगी। तो अभी एक नया प्रोविजन आ गया है, अगर धर्म परिवर्तन करके शादी करोगे तो 2 महीने का नोटिस सरकार को देना पड़ेगा आपको। समझ गए ना। कह रहे दीज सजेशंस वर कंटेंट इन अ रिपोर्ट ऑफ यूपी स्टेट लॉ कमीशन सबमिटेड लास्ट ईयर। कह रहे ये सजेशन जो थे ना सब के सब, ये कंटेंट थे, ये सब के सब समाये हुए थे उस रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन की, और सबमिट हुई थी जो लास्ट ईयर। ये सारी की सारी चीज़ें इस लॉ बोर्ड ने लास्ट ईयर ही सरकार को सजेस्ट की थी कि आप ऐसा ऐसा कर दो, है ना। कंटेन करना मतलब अंदर रखना, समाना अपने अंदर। कर वाइल द पैनल हैड सजेस्टेड दैट कन्वर्जन solely for marriage should be declared null and void, the state's note on the ordinance says it provides for invalidation of marriages solemnized solely for conversion। लंबा सेंटेंस है, इसमें ग्रामर रूल भी है, ध्यान से देखना। कह रहे जहां इस पैनल ने सजेस्ट किया था, इस पूरे लॉ बोर्ड ने, कमीशन ने सजेस्ट किया था कि कन्वर्जन जो महज होता है शादी के लिए, धर्म परिवर्तन रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है खाली मैरिज के लिए, उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए नल एंड वॉइड, उसको आपको कैंसिल मान लेना चाहिए, है ना, शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन हुआ हो तो। कह रहे जहां ऐसा पैनल ने सजेस्ट किया था, हुआ क्या, जो स्टेट की नोट है ना, स्टेट का जो नोट है इस ऑर्डिनेंस पे, वो ये कहता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना प्रोवाइड फॉर करता है, ये जो ऑर्डिनेंस है बंदोबस्त करता है, और किसका, इनवैलिडेशन ऑफ मैरिजेस का, मैरिजेस के कैंसिलेशन का। और कौन सी मैरिजेस, जो कि सोलमनाइज्ड हैं, जो कि ऑब्जर्व की गई हैं, जो कि की गई हैं ना, जो कि परफॉर्म की गई हैं, ऐसी मैरिज जो परफॉर्म की गई हैं खाली कन्वर्जन के लिए। तो ये स्टेट का ये लॉ यही कहता है कि अगर कन्वर्जन के लिए किसी से आपने शादी की है, किसी लड़के या लड़की को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको शादी के जाल में फंसाया है, तो आपका वो कन्वर्जन बिल्कुल जो है नल एंड वॉइड होगा, इनवैलिडेटेड होगा। समझ गए। थोड़ा सा लीगल और टेक्निकल है, इसके अंदर नहीं जाएंगे अपने, सिर्फ इसको अपने ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसमें देखने वाले ग्रामर रूल्स को देखेंगे, अपने को इंग्लिश सीखनी है यहाँ पे, है ना। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ का कैंसलेशन, अगर कोई चीज़ नल एंड वॉइड है तो वो चीज़ अब कैंसल्ड है ना। प्रोवाइड फॉर, मैं आपसे यहाँ पे 3-4 सेंटेंस दिखाता हूँ, ये पूरा रूल बाद में दिखाऊंगा, रुक जाओ भी, पहले 3-4 सेंटेंस दिखा रहा हूँ। आप इन सेंटेंस के अंदर मुझे कोई एरर मिलती है तो बताओ, फिर मैं आपको कूल कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस प्रोवाइड नाम के वर्ड के साथ। पहले आप कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो, कुछ लोग कोशिश नहीं करते हैं, मैं उनके घर आऊंगा फिर सिखाऊंगा उनको, है ना। अगर तुम यहां कोशिश नहीं कर रहे हो ना तो कोई नहीं आने वाला तुम्हें सिखाने के लिए। अभी मैं बना करके बैठा हूं पूरा, और उसके बाद भी आप कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना, तो उससे क्या होगा, आप अपना नुकसान कर रहे हो। दे प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू अस। अब आप यूं सोच रहे हो कि सर को कैसे पता लगा हमने कोशिश नहीं की, अरे सब पता है मुझे। दे प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू अस, उन्होंने प्रोवाइड किया अपना सपोर्ट हमें, है ना। दे प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू अस, ये सेंटेंस में नो एरर, ये सेंटेंस में नो एरर। अब अगला सेंटेंस देखो, दे प्रोवाइडेड अस देयर सपोर्ट, उन्होंने हमें दिया अपना सपोर्ट, ये सेंटेंस में हो गई एरर। अगर प्रोवाइड जिसको किया गया है उसको आप उसके बाद में लिख दें, फिर जो उसको जो चीज़ दी जाएगी ना उसके और उसके बीच में विद लगाएं। फिर सुन लो, आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया था सपोर्ट को इस बंदे को हमें, है ना। दे प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू अस, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था भाई, अपना सपोर्ट किया था, और किसको किया था, हमें किया था। बात ठीक है, सेंटेंस नो एरर। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, उन्होंने हमें दिया, दे प्रोवाइडेड अस, और क्या दिया भाई, अपना सपोर्ट। अगर देने वाले का नाम जिस चीज को दिया जा रहा है उससे पहले आ जाए, प्रोवाइड अस, प्रोवाइड देम, प्रोवाइड हर, प्रोवाइड हिम, ऐसा आ जाए, तो आप प्रोवाइड के बाद में, अस के बाद में विद लगा के बताएंगे क्या दिया गया। एक और सेंटेंस देखो, इससे आप समझ जाओगे। मैं कह रहा हूं कॉलेज देता है अच्छी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को, द कॉलेज प्रोवाइड्स गुड एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस नो एरर है। क्या देता है, गुड एजुकेशन, बिल्कुल इसके बाद में लिखी हुई प्रोवाइड्स के। अगला सेंटेंस देखो, द कॉलेज प्रोवाइड्स इट्स स्टूडेंट्स गुड एजुकेशन, कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देता है गुड एजुकेशन, बात वही है, लेकिन प्रोवाइड के बाद में जिसको दी जा रही है ना उसका नाम लिखा गया है ना। पहले तो एजुकेशन दी जा रही थी, पर जिसको दी जा रही है अब उसका नाम लिखा गया, एजुकेशन को आगे खिसका दिया गया। ऐसे केस में जिसको दी जा रही है और जो दिया जा रहा है उसके बीच में विद लगाएं। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ,
आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो नेचुरली आपको आने लगेगा प्रोवाइड के बाद में कब विद लगाना है कब नहीं लगाना। तो यही हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है कब प्रोवाइड के बाद में विद लगेगा और कब नहीं लगेगा। अब आ जाओ प्रोवाइड से बनने वाली 3-4 फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड अगेंस्ट, है ना। प्रोवाइड फॉर के दो मतलब होते हैं, किसी को पालना पोसना या किसी चीज का बंदोबस्त करना। अगर मैं ऐसा बोलूं द पुअर मैन हैज टू प्रोवाइड फॉर हिज 3 चिल्ड्रन, इसका मतलब है पुअर आदमी को पालना पोसना पड़ता है अपने 3 बच्चों को, है ना। 3 बच्चों को पालना पड़ता है, प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है अपने बच्चों को, है ना। लेकिन द लॉ प्रोवाइड्स फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, इसका मतलब है ये लॉ बंदोबस्त करता है औरतों की सेफ्टी का। समझ गए ना, यहाँ पे पालने पोसने की बात नहीं हो रही। तो प्रोवाइड फॉर फ्रेजल वर्ब के 2 मीनिंग है, किसी को पालना पोसना या किसी चीज का बंदोबस्त करना। अब देखो एक और है प्रोवाइड अगेंस्ट। द लॉ प्रोवाइड्स अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन रोड्स। देखो यहाँ पे उनकी सेफ्टी का इंतजाम करता है, लेकिन यहाँ पे वुमेन पे होने वाले क्राइम के खिलाफ इंतजाम करता है। समझ गए ना, प्रोवाइड अगेंस्ट का मतलब है किसी चीज के खिलाफ कोई इंतजाम करना, है ना। अगर आप पे कोई गलत काम हो रहा है और लॉ आपकी हेल्प कर रहा है तो उस लॉ जो वो लॉ है आपको उस काम के लिए प्रोवाइड अगेंस्ट कर रहा है। समझ गए। तो प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड अगेंस्ट 2 फ्रेजल वर्ब बनती है। आज के क्विज में ये यूज होगा, पहले मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आप है ना पीडीएफ भी नोट कर सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है अपना ऑफिशियल YT, यहाँ से इसकी पीडीएफ आपको रोज मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा इन स्टैनिस्लस, है ना, 1977, ये कोई केस का नाम है। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट had held that the right to propagate a religion did not include the right to convert। कह रहा अपहोल्ड करते हुए वैलिडिटी को, बनाए रखते हुए जो है वैलिडिटी को, और किसकी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की। और किसका भाई, मध्य प्रदेश का और उड़ीसा का। तो कह रहा बनाए रखते हुए वैलिडिटी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की इन दोनों स्टेट्स के। हुआ क्या, कह रहा इन स्टैनिस्लस, है ना, इस केस के अंदर 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बनाए रखा, हेल्ड किया, दैट वो ये कि जो राइट टू प्रोपोगेट है ना, जो हमारा हक है एडवर्टाइज करने का, प्रोपोगेट करने का एक रिलीजन को, उसमें शामिल नहीं है किसी को कन्वर्ट कराने का रिलीजन। आपको अपना रिलीजन प्रोपोगेट करने का पूरा हक है। आप किसी को भी जाकर के बोल दो तुम हिंदू बन जाओ, आप हिंदू हो, आप किसी को भी हिंदू बना दो, आप मुस्लिम हो, किसी को भी मुस्लिम बना दो। तो कोर्ट ने बोला ये पूरा हक है तुम्हें, जितना मर्जी प्रोपोगेट करो अपना रिलीजन, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं है कि आप किसी को मजबूर करो कि वो आप जो है उसको कन्वर्ट करवाओगे। ऐसा अधिकार आपको नहीं है, आप किसी को कन्वर्ट कराओगे, सिर्फ प्रोपोगेट कर सकते हो, अपने रिलीजन की टीचिंग्स किसी को आप बता सकते हो। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में कहा था, ऐसा हेल्ड किया था। समझ गए ना। यहाँ पे एक ही वर्ड आया प्रोपोगेट, इसका मतलब होता है एडवर्टाइज करना। जनरली इसको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव मीनिंग भी होते हैं। अगर आप किसी चीज को, अच्छी चीज को प्रोपोगेट कर रहे हो ना, तो उसका मतलब है लोगों को एजुकेट कर रहे हो, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसी से वर्ड बनता है प्रोपोगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ों का सेंस आपको लेना पड़ेगा। ये प्रोपोगेट वर्ड आपके सामने आए, वैसे ही आप समझ लें कि आप किसी नेगेटिव चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। जब भी आपके साथ कोई चीज़ प्रोपोगेट की जाएगी, इन जनरल आपको कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में डाली जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कह रहा हाउएवर दोज अर्ली लॉज डिड नॉट बार कन्वर्जन्स बाय मैरिज। कह रहा हालांकि वो अर्ली लॉज जो थे, ये जो नए नए लॉज थे उस वक्त के, वो बार नहीं करते थे कन्वर्जन्स को शादी के जरिए। आप किसी को कन्वर्ट वैसे कराओगे तो आप पे खूब कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन किसी लड़की से शादी करके उसको अपना रिलीजन दे दो, या किसी लड़के से शादी करके उसको अपने रिलीजन में ले आओ, वहां पे ये लॉज जो है ना कोई भी काम नहीं करते थे, ये पुराने वाले लॉज। कह रहा था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द प्रपोज यूपी लॉ वुड बी वल्नरेबल ऑन दैट स्कोर। कह रहे ये जो तीनों लॉज है ना, HP का, उत्तराखंड का और यूपी का, ये होंगे वल्नरेबल, ये होंगे कमजोर इस स्कोर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने वाले लॉज को माना था मध्य प्रदेश और उड़ीसा के, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी शादीशुदा जोड़ों के साथ। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी का जो लॉ है, इसमें शादीशुदा जोड़ों के साथ छेड़छाड़ होगी, इसमें उनको जबरदस्ती अलग भी किया जा सकता है अगर वो अलग अलग रीजन के हैं। तो कह रहा है इस मामले में ना ये पीछे रहेंगे, कमजोर रहेंगे अगर कोर्ट में इनको चैलेंज किया गया तो। हिडन मीनिंग बता रहा हूं, है ना, वल्नरेबल क्यों होंगे ऑन दैट स्कोर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा आफ्टर द कोर्ट्स राइट टू प्रिवेसी जजमेंट एंड शफीन जहान हाडिया केस
2018, it would be no more constitutional to use marriage as a ground for prohibiting conversion, as it involves the right of privacy, choice and marital freedom. कह रहा है बाद में, अच्छा भाई किसके, कोर्ट के राइट टू प्रिवेसी जजमेंट के, है ना, कोर्ट की जो जजमेंट आई थी जिसमें हमें राइट टू प्रिवेसी मिला था, निजता का अधिकार मिला था। अच्छा और किसके बाद में, इस केस के बाद में, शफीन जहां हाडिया केस 2018। कह रहा इन दोनों चीज़ों के बाद हुआ क्या, कह रहा इट वुड भी, ये होगा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये बहुत संवैधानिक नहीं होगा, ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने वाला है। और क्या यूज़ करना, इस्तेमाल करना शादी को एक आधार के तौर पे, और वो काय का प्रोहिबिट करने का कन्वर्जन को, किसी के धर्मांतरण को रोकने का। कह रहे क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है राइट्स ऑफ प्राइवेसी को, हमारे निजता के अधिकार को, और हमारे विकल्प और शादी करने की फ्रीडम को। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट जब दो ऐसी जजमेंट दे चुकी है जिसमें वो कह चुकी है कि ये हिंदुस्तान है, जो जिससे शादी करना चाहे वो करेगा। कह रहा इसके बाद है ना, अब ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा अगर इस लॉ में मैरिज का नाम लिया गया किसी कन्वर्जन को रुकवाने के लिए, क्योंकि अब इन दोनों चीज़ों पे बात जो है ना बन जाएगी, प्राइवेसी पे, आपकी शादी करने की चॉइस पे। फटाफट इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और कोर्ट जो है इस लॉ को शायद जो है ना कल को कैंसिल भी कर सकती है। समझ गए ना, ये बताना चाह रहे हैं इस लॉ के साथ आगे क्या होने वाला है। कह रहे फर्दर ऑल सच प्रीवियस लॉज वर सीन एज पब्लिक ऑर्डर लेजिस्लेशन, द क्लेम इज दैट फोर्स्ड और फ्रॉडुलेंट कन्वर्जेंस लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्डर। कह रहा और भी इससे भी आगे सारे के सारे जो प्रीवियस लॉज थे ना, सारे के सारे जो पुराने लॉज थे वो देखे जाते थे पब्लिक ऑर्डर लेजिस्लेशन के हिसाब से, एक ऐसे कानून के हिसाब से जो पब्लिक में ऑर्डर को लाएगा, पब्लिक में पूरे जो है सिस्टम को लेकर के आएगा। ऑर्डर का मतलब होता है सलीके से सबका रहना, सब चीज़ों का सलीके से होना। तो सारे के सारे लॉज जो थे ना, पब्लिक अच्छे से रहे, ऑर्डर में रहे, इसी तरह से देखे जाते थे। और कह रहे क्लेम ये है, इस पब्लिक ऑर्डर लेजिस्लेशन का क्लेम ये है, दावा ये है कि जबरदस्ती करवाए हुए या धोखाधड़ी से करवाए हुए कन्वर्जन हमें लीड टू करते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्डर की तरफ, समाज में हार्मनी को तोड़ते हैं। समझ गए ना, तो ये लॉ पिछले जितने भी बने थे ना वो ऐसे ही बने थे कि समाज में सद्भाव ना टूटे, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण ना हो, इस चक्कर में इस लॉ को हम बना रहे हैं पब्लिक ऑर्डर लेजिस्लेशन को। पर अब आने वाला जो लॉ है वो ऐसा लॉ नहीं है, आगे बताएगा, है ना। सिंपल सेंटेंस है, देखने वाला कुछ है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाना। फिर बता रहा हूँ, इसको पढ़ के टाइम मत खराब कर लेना अपना। अगर लॉज की वर्ब तुम्हें वर्ड सीन समझ नहीं आ रही है तो फिर ध्यान दो इसको, आगे पढ़ने की जल्दी मत करो, वीडियो को यहीं पॉज करो और देखो क्लेम की वर्ब क्यों इज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे एन इंटरफेथ मैरिज बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी सीन बाय द कोर्ट्स एज एन इवेंट इम्पिंजिंग ऑन पब्लिक ऑर्डर। कह रहे इंटरफेथ मैरिज जो है ना, हिंदू मुस्लिम की जो मैरिज है, क्रिश्चियन और सिख की जो मैरिज है, अपने आप में बाय इटसेल्फ, अपने आप में, कह रहे अपने आप में अकेले ही अनलाइकली है ये सीन टू बी सीन, देखे जाए। और कैसे देखी जाए, कोर्ट के द्वारा, और कैसे, एक हादसे के तौर पे, इवेंट के तौर पे, जो इम्पिंज ऑन करेगा, जो बुरे तरह से प्रभावित करेगा पब्लिक ऑर्डर को, लोगों के अंदर सद्भाव को। तो कह रहे अगर आप ऐसा बोलो कल को कोर्ट में जाके कि भाई इस लड़का लड़की ने शादी की है, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़के ने शादी की है ना, तो ऐसा जो है ना कोर्ट में अगर आप बोलोगे तो ये अनलाइकली है, कोर्ट को लगेगा कि ये इतना सा छोटा सा हादसा इन दोनों की शादी का पब्लिक ऑर्डर को इम्पिंज ऑन कर सकता है, समाज में दंगे भड़का सकता है ना। इंटरफेथ मैरिज से दंगे थोड़े ना होते हैं, तो ये कह रहा है ऐसा पब्लिक ऑर्डर जो है इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आ जाओ इसमें देखने वाला वर्ड इम्पिंज ऑन, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी पे बैड इफेक्ट डालना, किसी को बुरे से प्रभावित करना। हिज प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पिंजिंग ऑन हिज हेल्थ, उसका प्रोफेशनल लाइफ जो है बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा है उसकी हेल्थ को। समझ गए ना, काम तो वो बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन उसकी हेल्थ खराब हो रही है ना। इम्पिंज ऑन का मतलब होता है किसी को बैड इफेक्ट डालना, बुरे तरीके से अफेक्ट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब है, बहुत अच्छी है, इसको मैं क्विज में यूज लूंगा आज के, वहां पे मैं पूछूंगा। कह रहा है Therefore, making marriage simpliciter a ground for rendering conversion illegal may not survive judicial scrutiny। कह रहा है इसलिए बना देना मैरिज को सिंप्लिसिटर, सिंप्लिसिटर लॉ की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सिंपली, है ना, साधारण तौर पे। सिंप्लिसिटर को आप यूं समझ ले, सिंपली, लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं सिंप्लिसिटर। कह रहा है इसलिए बना देना मैरिज को साधारण तौर पे या सिंपली एक छोटा सा ग्राउंड, और किस चीज का बना देने का, रेंडर कर देने का कन्वर्जन को इलीगल। कह रहा है ये जो काम है ना, शादी के नाम पे किसी का कन्वर्जन इलीगल ठहराना,
कह रहा मे नॉट सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी, हो सकता है ये ना सह पाए न्यायिक समीक्षा को। आप आज शादी के नाम पे किसी का कन्वर्जन इलीगल कह दो, भाई इस लड़के ने लड़की की शादी की है, इस लड़की ने रिलीजन कन्वर्ट किया है, इस लड़की ने गलत काम किया है। कह रहा सिर्फ शादी के आधार पर अगर आप ऐसा बोलोगे, हो सकता है आगे जाकर के कोर्ट इसको ना माने, न्यायिक समीक्षा में जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर ये सर्वाइव ना करे। समझ गए? रेंडर करना मतलब बना देना, दो मीनिंग होते हैं, खबरी में मैंने अच्छे समझाया था आपको, है ना। रेंडर मतलब देना, रेंडर मतलब बना देना, दोनों ही मतलब होते हैं रेंडर नाम की वर्ब के। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रोबेबली टू अवॉइड दिस लैकुना द यूपी ऑर्डिनेंस यूजेस द टर्म अल्यूरमेंट बाय मैरिज बट इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज इज द सेम। कह रहा शायद प्रोबेबली अवॉइड करने के लिए इसी कमी को, अवॉइड करने के लिए इसी लैकुना को, डेफिशिएंसी को, है ना, इसी फॉल्ट को, जो यूपी का ऑर्डिनेंस है ना, ये यूज करता है टर्म को, इस चीज को, और वो क्या है, शादी का झांसा, अल्यूरमेंट बाय मैरिज, है ना, किसी को झांसा देना शादी करके, ऐसा समझो। कह रहे इसीलिए यूपी वाला जो लॉ है इस चीज को अपने अंदर इंक्लूड करता है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है ना मिसयूज की, इसमें जो ताकत है गलत इस्तेमाल की, वो उतनी ही है। आप भले ही इस बात को सीधे सीधे शामिल ना करो, आप बोल दो कि शादी का झांसा, शादी करके झांसा दिया गया, शादी करके लॉ चेंज करवाया गया, है ना। आप कितना भी इस तरीके से बोल लो, लेकिन इस लॉ को कल मिसयूज किया जा सकता है ऐसे जोड़ों पे जो कि वास्तव में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं बिना किसी दबाव में। समझ गए? इसमें देखने वाला वर्ड क्या है, लैकुना। मैंने इसको मार्क नहीं किया है, मेरा फेवरेट वर्ड है, अजीब सा वर्ड है ना, ऐसे वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लैकुना वर्ड की खासियत क्या है, आप बताओगे मैं बताऊं? चलो आप मुझे बता दो, लैकुना का जो है प्लूरल क्या होता है, लैकुना का प्लूरल क्या होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्लूरल होता है इसका, याद होना चाहिए आपको, नाउन वीडियो में आपने मेरे साथ पढ़ा है। डालना कमेंट सेक्शन में लैकुना का प्लूरल क्या होता है, बहुत लोग डालेंगे, आप सर्च भी करना है ना, जिसको नहीं आता हो वो देख भी सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फर्दर द प्रोविजन ऑन मैंडेटरी प्रायर डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटेंट टू कन्वर्ट इज similar to one struck down by the Himachal Pradesh High Court in 2012 as violating the right to keep one's faith a secret। कह रहा है इसी के आगे फर्दर जो प्रोविजन है, और वो क्या, मैंडेटरी प्रायर डिक्लेरेशन का, जरूरी पहले से ही ऐलान का, और किसका, एक इरादे का कन्वर्ट करने का। अभी आपको अगर कन्वर्ट करना है ना अपना रिलीजन, तो 2 महीने पहले सरकार को बताना पड़ेगा कि मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, 2 महीने पहले। कह रहा है ये जो प्रोविजन है ना बिना बात का, लंबे जो है डिक्लेरेशन का, ये सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही है जो था स्ट्राइक डाउन किया हुआ, कैंसिल किया हुआ, और किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट के द्वारा, और कब, 2012 में। अच्छा कैसे स्ट्राइक डाउन कैसे किया गया, कि ये वॉयलेट करने वाला है हमारे राइट को कि हम अपने फेथ को एक सीक्रेट रख पाए, है ना। आज मुझे कोर्ट में एक एफिडेविट डालना पड़े कि मैं हिंदू से क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, सारी दुनिया को मुझे बताना पड़े, तो मेरा एक राइट था कि मैं अपने फेथ को सीक्रेट रखूं, वो राइट से आज मुझे डिप्राइव कर रहे हो आप। तो ये 2012 में हिमाचल प्रदेश की कोर्ट बोल चुकी है, और लगता है इस यूपी वाले ऑर्डिनेंस को भी यहाँ की हाई कोर्ट यही बोलने वाली है। समझ गए ना। स्ट्राइक डाउन मतलब कैंसिल करना, मार गिराना। सिमिलर पे एक बहुत अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, देखो सिमिलर मतलब एक जैसा। अगर आप सिमिलर दो चीज़ों को बता रहे हैं तो टू से बताएंगे, शी इज सिमिलर टू मी, वो मेरे जैसी ही है ना। सिमिलर का सिनोनिम क्या होगा, अकिन, आइडेंटिकल, एनालॉजस। सबका मतलब होता है एक जैसे, है ना। जब दो चीज़ें एनालॉजस होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, अकिन होती हैं, सिमिलर होती हैं, वो सब की सब एक जैसी होती हैं। लेकिन ध्यान देना सबके बाद में टू आ रहा है, टू नाम का प्रेपोजिशन इनके साथ फिक्स्ड है। अब देखो मजे की बात क्या, सिमिलर का उल्टा होता है एलियन। When something is alien to you, when something is strange to you, when something does not belong to you, तब भी आप टू ही लगाते हैं। तो सिमिलर, अकिन, आइडेंटिकल, एनालॉजस, एलियन, सबके बाद में जिस भी चीज से आप कंपैरिजन कर रहे हो टू लगा के ही बताओगे, है ना। फिक्स है प्रेपोजिशन। आज के क्विज में यूज होगा ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। कह इट इज डिसकंसर्टिंग दैट several states are keen to join this bandwagon against the intermarriages despite its potential for deepening social discord and communal divides। कह रहे बहुत ही डिसकंसर्टिंग बात है, बहुत ही अनसेटलिंग बात है, डिस्टर्बिंग बात है, एजिटेटिंग बात है। अच्छा कौन सी बात भाई, कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो कीन है, वो उतारू हैं, है ना, वो उत्सुक हैं, एकदम तैयार हैं। और क्यों भाई, ज्वाइन करेंगे इस बैंड वैगन को, इस बहती गंगा में हाथ धोएंगे।
ज्वाइन द बैंड वैगन का मतलब होता है जिस तरफ सब चल रहे हैं उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाना। कह रहा है यही बात है डिसकंसेंटिंग के बहुत सारी स्टेट्स और भी हैं जो इसी भेड़ चाल को उसमें शामिल होना चाहती हैं, और ये भेड़ चाल किसके खिलाफ है? इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ। कह रहा है बावजूद इस भेड़ चाल की उस पोटेंशियल के, उस ताकत के जो है डीपन करने की और गहराने की, समाज में डिस्कॉर्ड को, समाज के अंदर डिसएग्रीमेंट को और कम्युनल डिवाइड्स को, दो जातियों के बीच की दरार को। तो कह रहा है ये इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं इन दरारों को भरती हैं। अगर आप ऐसे ही बैंड वैगन के अंदर जंप करोगे, अगर इसी भेड़ चाल में चलोगे सभी स्टेट्स, तो आने वाले टाइम में सोशल डिस्कॉर्ड बढ़ेगा और कम्युनल डिवाइड्स और ज़्यादा डीपन होंगी। समझ गए? देखने वाले वर्ड्स, डिसकंसर्टिंग मतलब अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग, एजिटेटिंग। जॉइन द बैंड वैगन, इसको मैंने आपको खबरी में समझाया था, फिर समझाता हूँ, मजा आएगा सुन के। बैंड वैगन क्या होता है? ध्यान से समझो। वैगन मतलब गाड़ी, वैगन मतलब गाड़ी। आपकी जो रेलगाड़ी होती है ना, उसको भी वैगन बोलते हैं, उसके डब्बे को वैगन, है ना। वैगन मतलब गाड़ी है, गाड़ी का डब्बा। बैंड मतलब वही बैंड जो डीजे वाला बाबू वो बैंड बजाता ना, वही बैंड। बैंड वैगन कौन सा बैंड वैगन होता है? ऐसी गाड़ी जिसके अंदर सड़क के ऊपर चलते चलते बैंड बजे। शादी के वक्त जो बजता है ना, वो बैंड वैगन होता है, समझ गए ना। वो बैंड की गाड़ी को बोलते हैं बैंड वैगन। अगर आप ज्वाइन द बैंड वैगन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आपकी गली से बारात जा रही थी जिसमें आपको बुलाया नहीं गया था, पर आपने उसमें नाचना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ वो बैंड वैगन जा रहा है सब लोग उसके साथ में नाचना शुरू कर रहे हैं। हकीकत में ईडीएम वहीं से बनी है ना। तो ज्वाइन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? भाई तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। भेड़ चाल के अंदर शामिल हो जाना किसी के साथ में। जब आप ज्वाइन द बैंड वैगन करते हैं तो आप लोगों को देखा देखी किसी चीज़ के अंदर उसी काम में लग जाते हैं। तो सेवरल स्टेट्स यूपी को देख करके इसी काम को करने वाली है। पूरा ओरिजिन बता दिया मैंने इस ईडीएम का आपको। ईडीएम्स को अगर ऐसे समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। चलो बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। एक शेयर देना जरूर से। हाँ, 3 क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा करते हैं पहले सिंपल वाले से शुरू करते हैं इनमें से भी। सेकंड नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब बैंडी अबाउट। अच्छे से बताया था। बैंडी अबाउट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में चिट चैट करना, बार बार किसी चीज़ का नाम लेना। जैसे रोज लव जिहाद हो रहा है तो बैंडी अबाउट हो रही है टर्म, है ना। तो डिस्कस लाइटली और फ्रिक्वेंटली, ये होगा हमारा आंसर। अब देखो बाकी के मीनिंग भी देख लो। जॉइन द बैंड वैगन आपने देख लिया, भेड़ चाल में शामिल होना। प्रोमोगेट करना मतलब ऐलान करना। एश्यू करना मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, है ना, अवॉइड करना। सोलमनाइज करना मतलब किसी चीज़ को मनाना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना। जब आप सोलमनाइज करते हो तो आप बड़े ही हॉली वे के अंदर पवित्र तरीके से किसी कस्टम को निभाते हो, है ना। शादी जैसा कस्टम है उसको सोलमनाइज करते हो। आ जाओ थर्ड वाले पे। इंस्टेड ऑफ इम्पिंजिंग एट अवर फंडामेंटल राइट्स द रिसेंटली अमेंडेड लॉ प्रोवाइड्स अस मोर फ्रीडम। 2 एरर्स है इसमें। पहली एरर क्या है? प्रोवाइड के बाद में अस लगाया गया और फिर फ्रीडम लगाया गया, तो अस के बीच में और फ्रीडम के बीच में विद आना चाहिए। प्रोवाइड्स अस विथ मोर फ्रीडम। जानते हो ना, प्रोवाइड के बाद में विद कब आएगा? जिसको जो दिया जा रहा है वो पहले आ जाए और जो दिया जा रहा है वो बाद में आए, समझ गए ना। तो बीच में विद आएगा। दूसरा, इम्पिंज एड नाम की फ्रेजल वर्ब नहीं होती, इम्पिंज ऑन होती है या अपॉन होती है। ऑन या अपॉन जो मर्जी लिख लो, एक ही बात है, पर इम्पिंज एट नहीं होता, इम्पिंज ऑन या अपॉन। अब आ जाओ फर्स्ट वाले पे। द न्यूली प्रोमोगेट या प्रोमोगेटिंग या प्रोमोगेटेड लॉ इन यूपी ऑन इंटरफेथ मैरिजेस इज अकिन विद या टू several laws enacted by other states and provides for या against forced conversions। इसमें आपने प्रोवाइड वाला और सारे जो मैंने सिखाए हैं ना, तीनों के तीनों इसमें यूज हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? अगिन के बाद में टू आएगा। अगिन, सिमिलर, एनालॉगस, एलियन, सबके बाद में क्या आता है? टू आता है। तो यहाँ पे अगर टू आएगा तो ये आपका आंसर है या तो ए या सी या डी, ठीक है ना। बी आपका आंसर नहीं है। अब दूसरा देखो, प्रोवाइड्स फॉर या अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन। अगर नया लॉ आया है वो फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ हमें बचाएगा या फोर्स कन्वर्जन हमसे करवाएगा। लॉ आया है फोर्स कन्वर्जन ना हो, हमें प्रोवाइड अगेंस्ट करेगा इस चीज़ के, समझ गए ना। इस चीज़ से हमें बचाएगा। अगर बचाएगा तो इससे प्रोवाइड अगेंस्ट करेगा, ना कि फॉर करेगा। अगर अगेंस्ट करेगा तो डी आपका आंसर है। आपने सेकंड और थर्ड ब्लैंक को देखते ही अपना आंसर बता दिया। अब देखो फर्स्ट वाला यहाँ आ जाएगा, द न्यूली प्रोमोगेटेड लॉ, नया नया ऐलान हुआ कानून इन यूपी के अंदर। अकिन टू है, बिल्कुल वैसा ही है जो बहुत सारे लॉज दूसरी स्टेट्स के हैं, और ये प्रोवाइड अगेंस्ट करता है, किसी चीज़ के खिलाफ बंदोबस्त करता है, सेफगार्ड करता है, और वो चीज़ है फोर्स्ड कन्वर्जन, जबरन होते हुए धर्मांतरण।
चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर देना। आपके लाइक्स और आपके शेयर्स चैनल को ग्रो करने में, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं इसको प्रमोट ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाता हूँ, वीडियोस में दिन में एक डालता हूँ, है ना। बहुत चैनल्स पे आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो ये सब ना कर पाने की वजह से इसको रीच नहीं मिल रही है। कंटेंट अपना सुपर हिट है, अगर आप इसको लाइक्स और शेयर्स देते हो रीच भी मिलने लगेगी। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। साइनिंग आउट।